सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त के स्रोत। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस को माना जाता है एक बिजनेस के लिए उसका लाइफ ब्लड। फाइनेंस का मतलब होता है मनी या फंड्स। एक बिजनेस को रन करने के लिए जिस फाइनेंस की आवश्यकता होती है उसको बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस को कौन सी नीड होती है फाइनेंस के लिए? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेस के पास कुछ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फिक्स्ड एसेट लंबे समय तक रहती है बिजनेस के पास, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहती है बिजनेस में। इसकी जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे बिजनेस का साइज हुआ या बिजनेस का नेचर हुआ। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, एक व्यापारिक संस्था के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है फिक्स्ड कैपिटल की, वो कम होती है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जो निर्माणी संस्था है उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए और व्यापारिक संस्था के लिए कम चाहिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे की वर्किंग के लिए जो एसेट चाहिए होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए, जैसे स्टॉक ऑफ मटेरियल, बिल रिसीवेबल और करंट एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, टैक्स, रेंट एटसेट्रा के लिए। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड रहती है बिजनेस में शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टोटल जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं उनको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, जबकि करंट एसेट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया जाए तो जो बैलेंस बचेगा उसको नेट करंट एसेट बोला जाता है। इसकी अमाउंट भी डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे कि वर्किंग कैपिटल कम चाहिए या ज्यादा, वो बिजनेस के साइज पे या नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है, कम अमाउंट चाहिए इन कंपैरिजन टू ए ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न के यहाँ ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा तो इनको जो वर्किंग कैपिटल है वो ज्यादा चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। फंड के जो सोर्सेज हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग कैटेगरीज में। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, अवधि के आधार पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो सकते हैं जिनकी आवश्यकता 5 साल से लंबी अवधि के लिए होती है, जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मीडियम टर्म सोर्सेज, मीडियम टर्म सोर्सेज होते हैं जिनकी आवश्यकता 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए होती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई जगह 1 से 3 साल के बीच के पीरियड को भी मीडियम टर्म माना जाता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मीडियम टर्म की आवश्यकताओं के लिए होती है और इसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से, पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से, लीज फाइनेंसिंग के माध्यम से पूरी होती है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो होते हैं वो 1 साल से कम अवधि के होते हैं। ऐसे रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रेड क्रेडिट के लिए या कॉमर्शियल बैंक से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, कॉमर्शियल पेपर्स के माध्यम से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मोस्ट कॉमन तरीका होता है फाइनेंस करने का करंट एसेट्स को, जैसे अकाउंट रिसीवेबल या इन्वेंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन, जनरेशन के आधार पे सोर्स हो सकते हैं इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स होते हैं जो संस्था के विदिन से, अंदर से ही जनरेट होते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स से कलेक्ट करके अमाउंट कलेक्ट करना, सरप्लस इन्वेंट्री को डिस्पोज करना, बेच देना, और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स हैं संस्था के उनको बचा के रखना। ये केवल एक लिमिटेड नीड को ही पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जब बाहर से संस्था अपने बाहर से अमाउंट लाती है, आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सप्लायर से, लेंडर से, इन्वेस्टर से। जब लार्ज अमाउंट की आवश्यकता होती है तो जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उनका यूज किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू इंटरनल सोर्सेज। इसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर या बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे भी 2 तरीके के फंड हो सकते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड में आते हैं
शेयर इशू करके जो फंड अरेंज किया जाता है, इसमें अपने ओनर से संस्था कैपिटल रेज करती है। ये अमाउंट बिजनेस में लंबे समय तक बना रहता है। साथ ही साथ जो प्रॉफिट री इन्वेस्टेड होते हैं वो भी ओनर का ही फंड होता है, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। ओनर की कैपिटल बिजनेस में लंबे समय तक बने रहती है और उसको वापस करने की कोई आवश्यकता बहुत जल्दी नहीं होती है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग, ये दो महत्वपूर्ण सोर्स हैं ओनर्स फंड के। बोरोड फंड, बोरोड फंड होते हैं जो बोरो किए जाते हैं बाहर की संस्थाओं से। बोरोड फंड एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लिए जाते हैं, एक निश्चित पीरियड के लिए लिए जाते हैं और उस पीरियड की समाप्ति के बाद इनको रीपे करना होता है, वापस करना होता है। एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली इन पे पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। इसमें लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और ट्रेड क्रेडिट आते हैं। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अब एक एक करके अलग अलग सोर्स जो हैं फाइनेंस के उनको डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट करते हैं एक कंपनी के ओनरशिप को। जो इनके होल्डर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, वही संस्था के रियल ओनर माने जाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी की एक प्री रिक्वाइजिट होती है, मतलब कोई भी कंपनी विदाउट इक्विटी शेयर नहीं बनाई जा सकती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है, बल्कि जब प्रॉफिट होते हैं तो उन्हीं में से इनको लाभ मिलता है। इसलिए इनको रेजिडुअल ओनर्स कहा जाता है, क्योंकि जो रेजिड्यू जो अवशेष बचता है उसमें से इनको रिटर्न मिलता है। इनको जो अमाउंट मिलता है वो सबसे बाद में मिलता है। और उसी तरीके से अगर कंपनी कभी बंद होती है तो एसेट भी इनकी सबसे बाद में सेटल होती हैं, मतलब सबसे बाद में इनकी कैपिटल वापस होती है। ये एंजॉय करते हैं रिवार्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप, क्योंकि ये ओनर होते हैं तो उसका रिवार्ड मिलता है इनको डिविडेंड के तौर पे, और क्योंकि ये ओनर है इसलिए इनको रिस्क भी बियर करना पड़ता है इनकी कैपिटल के लॉस पे, क्योंकि अगर संस्था को लॉस हो गया तो इनकी कैपिटल वापसी की कोई गारंटी नहीं होती है। इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई देम इन द कंपनी, कंपनी में उन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस अमाउंट तक ही इनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में। यूजिंग देयर राइट टू वोट, क्योंकि इनको राइट टू वोट होता है, ये वोट कर सकते हैं, इसलिए जो शेयर होल्डर्स हैं ये कंपनी की मैनेजमेंट को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनसे कंपनी कैपिटल रेज करती है प्रेफरेंस शेयर इशू करके। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको दो तरह का प्रेफरेंस होता है। एक प्रेफरेंस होता है डिविडेंड पे, कि इनको डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की तुलना में। दूसरा होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पे, जब कभी कंपनी समाप्त होती है तो इनकी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको वापस होती है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, यानी कि इनका जो डिविडेंड का रेट है वो पहले से तय होता है, क्योंकि जो डिविडेंड है वो पेबल होता है इनको डिस्क्रेशन ऑफ डायरेक्टर्स पे, और अगर प्रॉफिट है होता है तो ही इनको डिविडेंड मिलता है, इनको भी वो भी टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी। तो इस नाते से ये इक्विटी शेयर होल्डर की तरह हो जाते हैं, क्योंकि इनको फिक्स्ड रेट से मिलता है इसलिए डिवेंचर की तरह। तो इस तरह इनमें दोनों क्वालिटी होती हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं एक तरह से उनमें इक्विटी शेयर जैसा भी हमें दिखाई देता है जो इनकी क्वालिटी होती है, और डिवेंचर जैसे भी गुण इसमें होते हैं, इसलिए प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर और डिवेंचर दोनों का ही रोल प्ले करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको जनरली कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको अगर किसी वर्ष प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ तो उस वर्ष उनको डिविडेंड नहीं मिला, बट इनका ये जो डिविडेंड जिस साल नहीं मिला है ये क्यूमुलेट हो जाता है, रिजर्व हो जाता है आगे के लिए, कि आने वाले वर्ष में जब प्रॉफिट होगा तो पहले पिछला इनका जो लाभ है वो दिया जाएगा। दूसरे होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जब होते हैं तो ऐसे केस में अगर इनको किसी साल डिविडेंड नहीं मिला है तो वो क्यूमुलेट नहीं होता है, वो रिजर्व नहीं होता है। जिस साल नहीं मिला है उस साल इनको नहीं मिला, और अगले साल अगर प्रॉफिट होगा तो अगले वाला मिलेगा, पिछले का रोल वहीं पे खत्म हो जाता है। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको एक निश्चित दर से डिविडेंड मिलने के बाद अगर जो प्रॉफिट बचते हैं
और तो उसमें भी इनका इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ कुछ अंश हो सकता है, उसमें भी इनका पार्ट हो सकता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको केवल अपना निश्चित दर से डिविडेंड मिल जाता है, उसके बाद इनका बाद वाले प्रॉफिट्स पे कोई पार्ट इनको नहीं होता है। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनके इशू के टाइम पे ही ये कंडीशन तय हो जाती है कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराया जा सकेगा। जबकि नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इनका पैसा बाद में शेयर होल्डर्स को वापस ही किया जाता है। रिडीमेबल, इरिडीमेबल। जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो रिडीमेबल हो सकते हैं। रिडीमेबल होते हैं कि जिनका एक निश्चित अवधि के बाद जो अमाउंट है वो वापस कर दिया जाएगा। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा कंपनी के द्वारा कभी वापस नहीं किया जाएगा, केवल इनको डिविडेंड मिलते रहेंगे जब तक कंपनी चलती रहेगी। हालांकि नए कंपनीज एक्ट में जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल को परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं, उनको अब जारी नहीं कर सकती है। जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जीडीआर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब इसको ट्रेड किया जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जीडीआर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाएगा जब कोई इंडियन कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है, लेकिन वो कैपिटल रेज करना चाहती है फॉरेन करेंसी में और किसी फॉरेन के मार्केट में। तो जब इंडिया की कोई कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए फॉरेन मार्केट में जाती है तो शेयर तो वहां बेच नहीं सकती है, इसलिए वो फॉरेन मार्केट में वहां पे जो व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग वहां की किसी संस्था से संपर्क करती है, उस संस्था को अपने शेयर्स जमा करती है और वो संस्था इनके शेयर्स को कन्वर्ट करती है एक रिसिप्ट में, जिसको डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। जब ये डिपॉजिटरी रिसीट कोई कंपनी दुनिया के किसी भी देश में इशू कर सकती है तो इसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। जनरली ये डॉलर में डिनोमिनेटेड होती है। जो होल्डर ऑफ जीडीआर होता है वो इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। होल्डर ऑफ जीडीआर जो होता है इसको कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं, केवल इनको डिविडेंड में हिस्सा मिलता है और कैपिटल एप्रिसिएशन का हिस्सा मिलता है। जो जीडीआर है ये एक तरह से विदेशी लोगों को फैसिलिटी देता है कि वो भारत में आकर के शेयर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन डिपॉजिटरीज के माध्यम से। मेनी इंडियन कंपनीज, बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने जीडीआर इशू किए हैं और विदेश से कैपिटल प्राप्त की है, जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, आईसीआईसीआई एटसेट्रा। एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। जो ये जीडीआर हम पढ़ रहे थे, इसी जीडीआर के साथ अगर मान लो एक कंडीशन हो कि ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है ये केवल अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे ही जारी किया जाएगा और अमेरिका के लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसे केस में इसको एडीआर कहा जाएगा। बाकी जो कंडीशंस होती हैं वो सेम होती हैं। आईडीआर, ठीक उसी तरीके से इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, अगर कोई विदेशी कंपनी वो भारत में अपनी डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना चाहे और भारत के शेयर मार्केट से वो कैपिटल प्राप्त करना चाहे तो वो भारत में आएगी। और भारत में जो डिपॉजिटरीज होती हैं, हमारे यहाँ दो डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, उनसे संपर्क करती हैं, अपने शेयर जमा कराती हैं। और ये जो हमारे यहाँ की एनएसडीएल या सीडीएसएल हैं ये डिपॉजिटरी रिसीट इशू करती हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में हमारे यहाँ फिर लोग वैसे ही खरीद सकते हैं इन शेयर्स को, इन डिपॉजिटरी रिसीट को, जैसे आमतौर पे घरेलू कंपनी के शेयर खरीदते हैं। तो ऐसे केस में क्योंकि ये जो डिपॉजिटरी रिसीट हैं ये इंडिया में बेची गई हैं और इनके माध्यम से विदेश की किसी कंपनी ने कैपिटल प्राप्त की है, इसलिए इनको आईडीआर कहा जाता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। दरअसल ये जीडीआर का इंडियन वर्जन हुआ और जब अमेरिका में बेचे जा रहे थे तो वो अमेरिकन वर्जन था जीडीआर का। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। अब बॉन्ड कानून मतलब एज पर जो बॉन्ड और डिबेंचर है वो एक ही बात है। तो बॉन्ड या डिबेंचर जो होते हैं वो लोन लेने के लिए इशू किए जाते हैं। यहाँ पे बात आ रही है फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड मतलब जब हमारे यहाँ की कोई कंपनी विदेश से अगर लोन लेना चाहती है तो वो फॉरेन बॉन्ड इशू करती है किसी फॉरेन करेंसी में। उसके बाद फॉरेन में भी कहा गया है कि करेंसी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो फॉरेन करेंसी में है ये बॉन्ड, इंडिया की कंपनी ने किसी विदेशी मार्केट में इशू किया है और अगर इसके साथ कंडीशन है कि ये कन्वर्टिबल है, मतलब आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसको शेयर्स में बदला जा सकता है, तो ऐसे केस में इसको फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड
कहा जाता है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इक्विटी लिंक्ड डेट सिक्योरिटीज होते हैं। इक्विटी लिंक्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको कन्वर्ट किया जाएगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो पहले से डिसाइड होता है। होल्डर ऑफ एफसीसी भी जो होता है वो चाहे तो कन्वर्ट करा सकता है इक्विटी शेयर्स में, या अपने एक्सचेंज रेट पे वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उसको रिटेन करे रख सकता है बॉन्ड को। मतलब या तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकता है पहले से जो डिटरमाइंड प्राइस है उस पे, या वो बॉन्ड जारी रख सकता है अपने। एफसीसी भी जो होते हैं ये फॉरेन करेंसी में इशू किए जाते हैं और इन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि ये लोन है इसलिए फिक्स्ड इंटरेस्ट इस पे मिलता है। एफसीसी भी लिस्ट किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, इसीलिए इनको फॉरेन करेंसी बॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि ये फॉरेन में ही इशू किए जाते हैं, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड किए जाते हैं। एफसीसी भी ठीक उसी तरीके से होते हैं जैसे इंडिया में कन्वर्टिबल डिवेंचर। अगर इंडिया की कंपनी इंडिया में डिवेंचर इशू करती है कन्वर्टिबल, तो कन्वर्टिबल डिवेंचर कहे जाएंगे। अगर इन्हीं को वो विदेश में जाके इशू करती है तो उनको फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड कहा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग कॉन्सेप्ट। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने प्रॉफिट अर्न करे और उन प्रॉफिट में से कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट ना करके कंपनी में ही लगे रहने दे उस फंड को, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। जो पोर्शन होता है नेट अर्निंग का उसको फ्यूचर में यूज किया जा सकता है बिजनेस के लिए। सोर्सेज ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग होता है, ये एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है इंटरनल फाइनेंसिंग का। इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोला जाता है और इसी को प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। हिंदी में कहते हैं लाभों का पुनर्विनियोजन, लाभों को फिर से विनियोग कर देना संस्था में। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स के केस में यानी कि रिटेन्ड अर्निंग के केस में कंपनी को कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जब हमें काउंट करके नकद में पैसे किसी को बाहर देने पड़ते हैं जिन खर्चों में, तो उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जहां पे हमें दिखता है कि हमने 10,000 ब्याज दिया तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन इनके केस में कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि ना तो हमें किसी को इंटरेस्ट देना है, ना डिविडेंड देना है, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट आनी है। मतलब कोई इशू पे भी कोई कॉस्ट नहीं आनी है, अपना प्रॉफिट है बस वही बचा के रख लिया है। इसलिए इस कारण से, क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट जीरो होती है, इसी कारण से इसको चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड भी कहा जाता है। इस कारण से हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, एक्सप्लिसिट तो नहीं होती है बट इनकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि अगर हम जो प्रॉफिट्स हैं इनको नहीं बांटेंगे तो ये प्रॉफिट्स फर्म के पास रह गए। अगर ये प्रॉफिट बांटे जाते तो शेयर होल्डर्स को मिलते, शेयर होल्डर्स को मिलते तो शेयर होल्डर इन पैसे को कहीं बाहर लगाते, उस पर वो पैसा कमा सकते थे। तो अब वो पैसा कमाने की जो उनकी अपॉर्चुनिटी है वो उन्होंने लॉस्ट कर दी है शेयर होल्डर्स ने। इसी कारण से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही होता है द वैल्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी हमने लूज कर दी है उसकी वैल्यू को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है डिवेंचर्स एंड बॉन्ड। अब डिवेंचर या बॉन्ड, जब कोई कंपनी अपने देश में ही इशू करती है बॉन्ड या डिवेंचर तो उनको डिवेंचर या बॉन्ड कहा जाता है। एज पर लॉ डिवेंचर या बॉन्ड में कोई अंतर होता नहीं है, दोनों पे फिक्स, लेकिन इनमें व्यवहारिक अंतर एक होता है। डिवेंचर के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले से तय होता है, जिसको कूपन रेट बोला जाता है। जबकि बॉन्ड के केस में ये रेट तय नहीं होता है, इसलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है। ये भी लोन ही होता है बट इसका जो इशू प्राइस होता है वो इसकी फेस वैल्यू से कम रहता है। तो जो इशू प्राइस कम रहता है और फेस वैल्यू में जो अंतर होता है वही एक तरह से इनकम होती है इन्वेस्टर के लिए। डिवेंचर जो होता है वो एक तरह से एक एक्नॉलेजमेंट होता है। डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक स्वीकृति होता है कंपनी की तरफ से कि हमने इतना अमाउंट बोरो किया है जिसको हम फ्यूचर डेट पे रीपे करेंगे। जो डिवेंचर होल्डर्स हैं इसलिए इनको कंपनी के क्रेडिटर कहा जाता है। शेयर होल्डर्स को ओनर कहा जाता है। अच्छा, शेयर होल्डर्स को ओनर कहा जाता है चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी ओनर ही कहा जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को भी ओनर ही कहा जाता है, और जो डिवेंचर होल्डर है इनको क्रेडिटर कहा जाता है। पब्लिक इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जब करते हैं, यानी कि जब आम पब्लिक में कोई कंपनी अपने डिवेंचर बेचती है तो ऐसे केस में उसको किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग कराना पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे कि क्रिसिल। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग देती है कि इस कंपनी की जो साख है, गुडविल है, वो कितनी अच्छी है। और इसके जो पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है, पीजीटी कॉमर्स
प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। जो डिबेंचर्स हैं वो कितने रेप्यूटेड हैं। क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर। एक कंपनी डिफरेंट टाइप के डिबेंचर इशू कर सकती है। अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के टाइप, सिक्योर्ड डिबेंचर हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर हो सकते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर कहा जाता है ऐसे डिबेंचर्स को जो कंपनी की किसी एसेट को मॉर्टगेज रख के इशू किए जाते हैं। जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी की किसी एसेट को मॉर्टगेज रख के इशू नहीं किए जाते हैं, यानी कि यहां पे कोई चार्ज नहीं होता है किसी एसेट पे। तो जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई एसेट नहीं रखी जाती है, इसलिए ये असुरक्षित माने जाते हैं। रजिस्टर्ड इन बीआरआर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनके होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज रहता है, जबकि बीआरआर डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनके होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में अंकित नहीं रहता है और इनको आसानी से बेचा जा सकता है, एक से दूसरी जगह केवल डिलीवरी करके इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनको आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उनको केवल रिडीम ही करना होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर उनको बोलते हैं जिनका रिडेम्पशन पहले होना है, जिनका रिडेम्पशन बाद में होगा उनको सेकंड डिबेंचर बोला जाता है। इसी क्रम में रिडीमेबल इन इरिडीमेबल, रिडीमेबल डिबेंचर उनको बोला जाता है जिनका रीपेमेंट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होना तय है। इरिडीमेबल डिबेंचर वो है जिनका अमाउंट कभी भी वापस नहीं दिया जाएगा, जब कभी कंपनी समाप्त होगी तभी इनका पैसा वापस मिल सकता है, इनको हमेशा ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि नए कंपनीज एक्ट में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इंडिया में अब कोई कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है। पब्लिक डिपोजिट, पब्लिक डिपोजिट का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पब्लिक से जमा स्वीकार करे, पैसा स्वीकार करे। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पब्लिक डिपॉजिट पे, वो यूजुअली बैंक डिपॉजिट से कुछ ज्यादा होता है, इसलिए लोग यहाँ पे पैसा जमा कर देते हैं। एनी पर्सन, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है मनी में पब्लिक डिपॉजिट करने के लिए, तो जब कोई कंपनी कॉल करती है पब्लिक डिपॉजिट का, उस टाइम पे वो उस कंपनी का प्रेस्क्राइब फॉर्म भरता है और अपनी अमाउंट जमा कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन उसको डिपॉजिट रिसीट देती है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट के सबूत के तौर पे। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो मीडियम टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी जो इशू कर रही है। कंपनी जनरली इनवाइट करती है पब्लिक डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 3 इयर्स। एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट का जो एक्सेप्टेंस है वो रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नियामक संस्था है। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से भी लोन लिया जा सकता है रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन या परचेज करना है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स करना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है। इनके माध्यम से जो कमर्शियल बैंक है वो भी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करते हैं वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, उस फर्म की क्रेडिट पे डिपेंड करेगा, उसकी फीचर्स पे डिपेंड करेगा और जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है इकोनॉमी में उस पर भी डिपेंड करेगा। लोन जो होता है वो रीपे किया जाता है या तो लमसम में या इंस्टॉलमेंट में, जैसा उसका अरेंजमेंट होता है। बैंक क्रेडिट जो है ये कोई परमानेंट सोर्स ऑफ फंड नहीं है, इससे केवल शॉर्ट टर्म या ज्यादा से ज्यादा मिड टर्म का फंड ही मिलता है। जो बोरोवर होता है उसको सिक्योरिटी के तौर पे भी कुछ देना पड़ सकता है। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एक इंस्टीट्यूशन होती है जिसको फैक्टर बोलते हैं। वो फैक्टर जो होता है वो ये सर्विस देता है, इस सर्विस को फैक्टरिंग बोला जाता है। सर्विस क्या देता है ये फैक्टर? ये सर्विस डिफरेंट टाइप की सर्विस देता है फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे बिल डिस्काउंट करने का, क्लाइंट के डेट को, उधारियों को कलेक्ट करने का,
या क्लाइंट के किसी कस्टमर के बारे में क्रेडिट वर्दीनेस की इंफॉर्मेशन देने का, ये काम फैक्टरिंग करता है और उसके बदले में वो कमीशन लेता है। रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो होते हैं वो, यानी कि जो बिल रिसीवेबल होते हैं उनको बेचा जा सकता है फैक्टर को एक सर्टेन डिस्काउंट पे। मतलब किसी कंपनी अगर उधार पे सामान बेचा हुआ है तो वो अपनी उधारियों को बेच सकती है फैक्टर को एक डिस्काउंट पे, मतलब कम कीमत पे उसको फैक्टर को बेच देगी, फैक्टर अमाउंट कलेक्ट करेगा, जो डिस्काउंट है वो फैक्टर की इनकम हो जाता है। जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल क्रेडिट कंट्रोल के लिए, डेट कलेक्शन के लिए। और देर आर टू मेथड्स ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग के भी दो मेथड है, रिकोर्स फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। जो रिकोर्स फैक्टरिंग होता है उसमें क्लाइंट को कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है रिस्क ऑफ बैड डेट की, यानी कि जो क्लाइंट यानी कि जो कंपनी जिसका उधार सामान था, जिसके उधार थे, वो कंपनी अब क्लाइंट बन गई फैक्टर की। फैक्टर को उसने कहा कि आपको हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, हमारे डेटर ये कलेक्ट करके हमें पैसा दो। तो रिकोर्स फैक्टरिंग के केस में ऐसा होता है कि अगर कोई कलेक्शन नहीं हुआ है तो ये तो फिर से इसी को दे देता है कि अपना बिल लो, रिकोर्स कर दिया, मैं कलेक्ट नहीं कर पाया इससे, तो जो नुकसान है वो अल्टीमेटली उसी कंपनी को झेलना पड़ा जिसका वो उधार था। जबकि नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के केस में रिकोर्स की व्यवस्था नहीं होती है। अगर एक बार फैक्टर को हमने बिल दे दिया तो अब जिम्मेदारी फैक्टर की है, क्लाइंट का कोई नुकसान नहीं होता है, जो रिस्क है वो फैक्टर खुद बियर करेगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फैक्टर्स का काम करते हैं, जिनमें फेमस है एसबीआई फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विसेज लिमिटेड, कैनबेन फैक्टर्स लिमिटेड, फोरमोस्ट फैक्टर्स लिमिटेड। लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? लीज फाइनेंसिंग का एक इनडायरेक्ट तरीका है। इनडायरेक्ट तरीका कैसे है कि जैसे अगर मुझे मशीन चाहिए तो एक तरीका है कि मैं बैंक से लोन लूं, मशीन खरीद लूं, एक फाइनेंसिंग। दूसरा तरीका है कि मैं मशीन ही किसी से उधार ले लूं, तो ये लीज फाइनेंसिंग हुआ। मशीन मैंने, ये मेरा फाइनेंसिंग का काम पूरा हो गया, मुझे जो फंड की जरूरत थी अब वो नहीं रही, इनडायरेक्ट पूर्ति उसकी हो गई, मैंने मशीन किसी से लीज पे ले ली, तो ये लीज फाइनेंसिंग कहलाता है। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है जहां पे एक पार्टी जो किसी एसेट की ओनर होती है वो किसी दूसरी पार्टी को किराए पे अपनी एसेट देती है और बदले में पीरियडिक पेमेंट लेती है रेंट के तौर पे, जिसको लीज रेंट कहा जाता है। जो ओनर होता है एसेट का उसको लेसर कहते हैं और जो पार्टी किराए पे लेती है एसेट को उसको लेसी कहते हैं। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट एक व्यवस्था होती है जिसमें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को उधार सामान बेचता है। जो ट्रेड क्रेडिट है वो फैसिलिटेट करती है परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। एक छोटा बिजनेसमैन किसी बड़े बिजनेसमैन से ट्रेड क्रेडिट के माध्यम से उधार सामान खरीद सकता है, जब वो सामान उसका बिक जाता है, अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, तो वो अपनी पेमेंट कर देता है। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर जो है ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। प्रोमिसरी नोट की तरह, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट होता है कि हम किसी से उधार लें और हम एक नोट दें कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका पैसा हम दे देंगे, तो ये प्रोमिसरी नोट हुआ। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट ये होता है, अनसिक्योर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई एसेट गिरवी नहीं होती है, ये किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं करता है। एक कंपनी इसको रेज करती है फंड रेज करने के लिए शॉर्टर पीरियड के लिए, जो वेरी करता है 90 टू 364 डेज तक हो सकता है। इनके जो पीरियड होते हैं वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं, वो इन जनरल होते हैं। रिजर्व बैंक समय समय पे इन पीरियड्स को कम या ज्यादा के भी कर सकता है। मिनिमम पीरियड 7 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर तक हो सकता है। इशूड बाई वन कंपनी, एक कंपनी इशू करती है अदर बिजनेस फर्म्स को या इंश्योरेंस कंपनीज को या पेंशन फंड को या बैंक को, यानी कि ये इसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो अमाउंट रेज किया जाता है कमर्शियल पेपर के माध्यम से वो जनरली काफी ज्यादा होता है और 5 लाख के मल्टीपल में इसको इशू किया जाता है। ये डेट पूरी तरह से अनसिक्योर्ड होता है, इसलिए केवल वही फर्म इनको इशू कर पाती हैं, उन्हीं के ये सीपी बिक पाते हैं जिनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। इसका जो रेगुलेशन है वो आरबीआई के अंडर आता है। आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कॉन्सेप्ट। इंटर कॉर्पोरेट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी आपस में डिपॉजिट करती है इस अमाउंट को। ये एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी के अमाउंट डिपॉजिट करती है। आईसीडी जो होता है इसका मार्केट शॉर्ट टर्म होता है, कैश मैनेजमेंट का ये काम करता है लार्ज कॉर्पोरेट के बीच में। आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक जो मिनिमम पीरियड है आईसीडीज का वो 7 डेज है, जो 1 साल तक हो सकता है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया जा सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती हैं, इवन इंटरनेशनल भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ये प्रोवाइड करती हैं ओन्ड कैपिटल भी और लोन कैपिटल भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी।
क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस प्रमोट करती हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के अलावा ये इंस्टीट्यूशंस और भी फैसिलिटी देती हैं, जैसे मार्केट सर्वे करती हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देती हैं, मैनेजरियल सर्विसेज देती हैं एंटरप्राइजेस को। दिस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग का ये जो सोर्स है ये सूटेबल माना जाता है लार्ज फंड्स के लिए और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, जब अमाउंट चाहिए होता है, जैसे कोई कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है, रीऑर्गेनाइज करना चाह रही है, मॉडर्नाइजेशन करना चाह रही है। अब है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुछ विशिष्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह की फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराती हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI। IFCI इस्टेब्लिश की गई थी 1 जुलाई 1948 को एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के तौर पे इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। IFCI पहली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी इंडिया में आजादी के बाद, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाई गई थी। टू एड रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली थ्रू कैपिटल मार्केट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IFCI वाज चेंज्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन टू ए कंपनी। मतलब फंड जो डायरेक्ट कैपिटल मार्केट के माध्यम से मिल जाए IFCI को, इसलिए जो IFCI का दर्जा था वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से बदल दिया गया एक कंपनी के तौर पे, और इसको इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड करा दिया गया। सब्सिक्वेंटली इसके बाद इसका जो नाम था वो IFCI लिमिटेड हो गया अक्टूबर 1999 से। IFCI करंटली एक लिस्टेड कंपनी है, BSE पे भी और NSE पे भी, दोनों पे लिस्टेड है। दोनों पे लिस्टेड का मतलब है दोनों मार्केट्स में इसके शेयर बिकते हैं, बेचे खरीदे जाते हैं। इसकी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। ये बहुत तरीके के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करने का काम करती है, जैसे एयरपोर्ट के लिए, रोड, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और अन्य के अलावा अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए भी ये लोन फैसिलिटी देती है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 बनाया गया और इसके तहत एम्पावर किया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो अपने यहाँ पे अपने लेवल पे IFCI की तरह फाइनेंशियल मदद करना चाहती हैं अपने यहाँ की कंपनीज की, तो वो अपने यहाँ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना सकती हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI को फॉर्म किया गया था 1955 में वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके इनिशिएटिव पे ICICI को फॉर्म किया गया था। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू इंडियन बिजनेस। इंडियन बिजनेसेस को ये प्रोवाइड कर सके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ICICI का काम था असिस्ट करना क्रिएशन, एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर में, एक्सक्लूसिवली खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज हैं उनको मदद करना, उनके क्रिएशन में, एक्सपेंशन में और मॉडर्नाइजेशन में। ICICI बैंक प्रमोट किया गया 1994 में ICICI लिमिटेड के द्वारा। मतलब जो ICICI संस्था थी बाद में ICICI लिमिटेड बनी, उसने ICICI बैंक प्रमोट किया 1994 में, और इन अक्टूबर 2001 बाद में अक्टूबर 2001 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ICICI के और ICICI बैंक के, इन्होंने अप्रूव किया मर्जर, और मर्जर होने के बाद ICICI बैंक में ICICI लिमिटेड का जो पेरेंट बॉडी थी उसका मर्जर कर दिया गया। साथ ही साथ दो और इसकी सब्सिडरी थी, उनका भी मर्जर ICICI बैंक में हो गया, ICICI पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ICICI कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। आज की डेट में हम केवल ICICI बैंक देखते हैं, जिसमें ICICI जो ओरिजिनल संस्था थी उसका मर्जर हो चुका है। अब ICICI बैंक ये सारे काम करता है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की भी लगभग कहानी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के तहत एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे 1 जुलाई 1964 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेट की गई एक बैंकिंग कंपनी के तौर पे कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 27 सितंबर 2004 में। इसके बाद अंडरटेकिंग ऑफ IDBI वाज ट्रांसफर्ड टू एंड वेस्टेड इन IDBI लिमिटेड। बाद में जो IDBI थी
ये ट्रांसफर कर दी गई आईडीबीआई लिमिटेड में। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक चेंज टू आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इसके बाद इसका नाम कर दिया गया आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। इसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया ने कंप्लीट किया इसका एक्विजिशन 51% कंट्रोलिंग स्टेक आईडीबीआई बैंक में 21 जनवरी 2019 को, और इस तरह जो एलआईसी था वो आईडीबीआई बैंक का मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया। Subsequent to enhancement of equity stake of LIC by LIC of India, LIC of India का जो इक्विटी स्टेक बढ़ा है इसमें 21 जनवरी 2019 को, तो उसके लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेरिफाई किया, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन्स थे इसके बारे में कि अब उसको कैसी संस्था माना जाए। इसलिए 14 मार्च 2019 को एक क्लैरिफिकेशन जारी किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आईडीबीआई बैंक जो है अब उसको रिकैटेगराइज किया जाता है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पे। मतलब आईडीबीआई बैंक जो है अब वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा। 21 जनवरी 2019 से ये प्रभावी होगी ये घोषणा। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एसआईडीसी, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाए हैं, जो उस स्टेट के कंपनीज को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव है एसआईडीसी के वो स्टेट टू स्टेट वेरी हो सकते हैं, और उन स्टेट ने जिन्होंने अपने यहाँ पे एसआईडीसी बनाए हैं उनके द्वारा तय किए गए हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, यूटीआई एस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में, यूटीआई एक्ट 1963 के तहत। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो यूटीआई का था वो था मोबिलाइज करना कम्युनिटी सेविंग को, जो स्मॉल सेविंग थी आम पब्लिक की उसको, और चैनलाइज करना उसको प्रोडक्टिव वेंचर्स में, यानी कि कैपिटल मार्केट्स में उसको पहुंचाना अमाउंट को। नाउ यूटीआई ब्रांड इज ओन्ड बाय यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब जो यूटीआई ब्रांड है उसको यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ओनरशिप में है। यूटीआई बैंक प्रमोट किया गया 1993 में। यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी के द्वारा संयुक्त तौर पे इन जून 2007 यूटीआई बैंक चेंज्ड इट्स नेम टू एक्सिस बैंक। जून 2007 में यूटीआई बैंक का नाम अब हो चुका है एक्सिस बैंक। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, it was initially set up in 1971 as a primary agency for rehabilitation of sick units, और इसको बोला जाता था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और फिर इसके बाद इसको रीनेम किया गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया 1985 में। अगेन 1997 में इसका नाम चेंज किया गया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और अब इसको 2012 में बंद भी किया जा चुका है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, एलआईसी वाज सेटअप इन 1956। एलआईसी सेटअप हुई थी 1956 में। एलआईसी एक्ट 1956 के माध्यम से इसको इसमें नेशनलाइज किया गया था 245 एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज को और प्रोविडेंट फंड कंपनीज को मिला करके एलआईसी बनी थी। ये मोबिलाइज करता है कम्युनिटी, इसका जो काम था वो था कम्युनिटी सेविंग, यानी कि आम पब्लिक की जो सेविंग थी उनको इंश्योरेंस पॉलिसी दे करके इंश्योरेंस प्रीमियम के माध्यम से अमाउंट इकट्ठा करना और इंडस्ट्रियल कंसर्न को उसको अवेलेबल कराना। ये प्रोवाइड करती है फंड पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट लोन इन अंडरराइटिंग इन सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये कंपनीज को लोन भी देती है, शेयर भी सब्सक्राइब करती है, डिवेंचर भी सब्सक्राइब करती है। एलआईसी का भी जो प्रेजेंट स्टेटस है वो एक कंपनी के तौर पे हो चुका है, ये एक लिस्टेड कंपनी बन चुकी है, इसके शेयर भी लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जा रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द, और ये गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि इसके 90% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, इसके फैक्टर्स जो सोर्सेज ऑफ फंड, यानी कि फंड का हम कौन सा सोर्स अपनाएं, बहुत सारे सोर्सेज हमने डिस्कस किए। एक कंपनी कौन से फंड को अपनाएगी उसकी चॉइस को अफेक्ट करते हैं बहुत सारे फैक्टर, जिनमें से कॉस्ट। अल्टीमेटली कंपनी को देखनी पड़ती है कॉस्ट क्या पड़ेगी। कॉस्ट दो तरीके की हो सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, जब आप प्राप्त करते हैं फंड को तो उस समय खर्च आता है, और कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड, आप जब यूटिलाइज करते हैं तो इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको पैसा देना पड़ता है। तो दोनों तरह के खर्च, दोनों खर्चों को संस्था देखती है और तब ये देखती है कि कौन सा फंड वो ले सकती है, उस खर्चे को बियर कर सकती है उसके हिसाब से या नहीं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशंस, कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी देखती है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जैसी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करती है कि वो लोन लेगी या शेयर इशू करेगी।
फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसका लीगल स्टेटस भी तय करता है। कंपनी शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है। अगर पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उनको लोन लेना होगा या वैसे ही उनको सोर्स चूज करने होंगे। पर्पज एंड टाइम पीरियड, पर्पज और टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है। अगर लंबे समय के लिए फंड चाहिए तो शेयर डिवेंचर इशू कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें शॉर्ट टर्म फंडिंग ढूंढनी होती है। रिस्क प्रोफाइल भी डिपेंड करता है। जो रिस्क है ये भी देखा जाता है कि कौन से फाइनेंस में सोर्स के में क्या रिस्क है, शेयर्स में क्या रिस्क है, डिवेंचर्स में क्या रिस्क है, उसको भी कंपनी ध्यान में रखती है। कंट्रोल, कंट्रोलिंग स्टेक भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर शेयर इशू करेंगे तो जो पहले से शेयर होल्डर है उनका कंट्रोल कम हो जाएगा, क्योंकि नए शेयर होल्डर भी ओनर बन जाएंगे। तो और अगर लोन लेंगे तो हमारी जो कंट्रोल है वो बना रहेगा पुराने शेयर होल्डर्स का ही। इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी ये भी देखती है कि कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को इशू करने से। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज, कंपनी ये भी देखती है कि जो सोर्स वो यूज कर रही है उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है और उसको रेज करने में आसानी है या नहीं है। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिनमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है, लोन लेती है, तो जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टेबल होता है। अगर इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी तो प्रॉफिट में से डिडक्ट करके तब टैक्स देना होगा, तो कुछ टैक्स की भी राहत मिल जाती है। तो उम्मीद है टॉपिक का रिवीजन भी हुआ होगा और क्लैरिटी भी आई होगी कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।